नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीईओ परीक्षा के लिए हम जो लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप बीईओ के पेड कोर्सेज में हमारे एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए होंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके बहुत ही नॉमिनल फीस में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और तैयारी आपकी जो है एक बेहतर तरीके से यहाँ पे हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हम अपना चलिए क्विज को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें कह रहे हैं कि कन्नौजी बोली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुछ रीजनल लेवल पे लैंग्वेजेस जो है उनको बोला जाता है। तो उस क्रम में अगर हम देखें तो ये कन्नौजी बोली जो है आपका इसमें इटावा, इसके अलावा जो है हरदोई, पीलीभीत, है ना, कानपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, ये सब जो जिले हैं यहाँ पे बोली जाती है, ठीक। तो इसमें हमारा ऑड कौन सा हो जाएगा? इसमें जो हमीरपुर जिला दिया हुआ है ये हो जाएगा, ठीक। तो देखिए हमीरपुर के बारे में अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है उत्तर प्रदेश की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पे बुंदेलखंडी बोली जाती है, ठीक है, बुंदेली कह लीजिए। इसमें से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा उर्दू को, यानी कि जो उर्दू भाषा है उसको उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसको घोषित किया गया? तो पहली ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, दूसरी बनाया गया उर्दू को, ठीक। ये अमेंडमेंट जो है हुआ ही है 1989 में, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन था, ठीक है। तो ऋषिपत्तन कहा जाता था आपका किसको? सारनाथ को, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सारनाथ के बारे में जो और फैक्ट्स हैं आप जानते होंगे कि जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना जो पहला उपदेश था यहाँ पे दिया था, जिसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। और जो उनका बुद्धिस्ट संघ था उसकी स्थापना भी यहीं से की गई थी। तो ये सब फैक्ट्स को भी ध्यान रखेंगे। तो पुराना नाम इसका क्या था? ऋषिपत्तन। 1572 में अकबर ने गुजरात विजय के बाद किसके आदर में आगरा से 36 किलोमीटर की जो लगभग दूरी है, जो वर्तमान आप उत्तर प्रदेश में आगरा शहर देखते हैं, ठीक है, तो वहां से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक शहर का निर्माण कराया, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुजरात विजय हुई थी, तो ईयर भी ध्यान रखिएगा 1572 AD। और इसमें जो किसके आदर में इसको बनवाया गया? तो ये सलीम ये जो है चिश्ती, है ना, इनके आदर में। उत्तर प्रदेश के कौन से स्थल जैन धर्म के प्रमुख केंद्र रहे हैं, ठीक है। तो जैन धर्म के संबंध में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है कई सारे साइट्स आपको मिलेंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ मथुरा, अयोध्या, महोबा, रौनाही, ठीक है। और ये जो रौनाही है इसको प्राचीन रूप से आप रत्नगिरी के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा जैसे देवगढ़, हस्तिनापुर, है ना, कौन सा बच गया, कौशाम्बी, काशी कह लीजिए, ठीक है। तो ये सब के सब जो है जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं कुछ कुछ इनकी एक्टिविटीज के कारण। तो इसमें चारों जो हैं हमारे सही हैं। बेलन नदी घाटी से पुरापाषाण काल के किस काल से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो जो बेलन नदी की घाटी है आप ये देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है तो वहां से निकल कर बहने वाली, और इधर जो प्रयागराज वगैरह का रीजन है इन सब में इसका जो है कोर्स ऑफ फ्लो है बेलन रिवर का। तो बेलन नदी का जो घाटी है कह लीजिए ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजन है जहाँ पे मानव का यानी ह्यूमंस का सेटलमेंट रहा। तो इसमें देखेंगे तो पुरापाषाण काल के जो उच्च पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण और मध्य पाषाण, है ना, इन सब से संबंधित हमें जो यहाँ पे रिमेन्स मिलते हैं, ठीक। और बेलन घाटी का जो एक्सकेवेशन हुआ उसकी खोज कह लीजिए तो उसका जो श्रेय जाता है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, इनका नाम था GR शर्मा करके, है ना, तो इनको जाता है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। इसमें डी ऑप्शन को हम चुनेंगे, ऑल ऑफ द एबव। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने प्रयाग का नाम बदल करके इलाहाबाद कर दिया था, ठीक है। तो देखिए जो वर्तमान में प्रयागराज जिला आप देखते हैं उत्तर प्रदेश का, उसको पहले प्रयाग नाम से जानते थे, ठीक है। फिर इलाहाबाद नाम किया गया अकबर के द्वारा, ठीक है, 1583 AD में, ठीक। उसके बाद जो है इसको अभी फिर बदल करके जो ये आप ये बताइए किस वर्ष में इसको फिर से रीनेम किया गया है? 2019 में किया गया कि 20 में कि 18 में, ठीक है। फिर से इसको प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है, योगी गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा।
11 जुलाई 2021 यानी विश्व जनसंख्या दिवस। तो पहले ये जानिए कि विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को होता है, ठीक। तो इस तिथि पे वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, 2021 से 2030 जारी की। तो इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति किस वर्ष में लाई गई थी ये बताना है, ठीक। तो अभी जो हम ये 10 सालों की जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल की नीति लेकर के आए हैं, तो इससे पहले ये पॉपुलेशन की नीति आई थी वर्ष 2000 में, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में कम से कम कितने अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने का माफ कीजिएगा, ये निजी डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है, ठीक है। तो ये जो डेटा सेंटर नीति आई थी, जो डिजिटल डेटा के कह लीजिए स्टोरेज वगैरह के संदर्भ में, तो इसमें लगभग जो है स्टेट में कुल 20,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है इस डेटा के सेंटर, मतलब डेटा के क्षेत्र में कह लीजिए, उसको आकर्षित करना उत्तर प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य है। तो उसके संबंध में इन्होंने ये पॉलिसी लाई थी, जिसके अंतर्गत 3 नए जो निजी टाइप के जो मतलब प्राइवेट ओन्ड कंपनीज हैं उनके डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने का इसमें लक्ष्य है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 जो आया था, ठीक है, तो इसकी अधिसूचना की तारीख से 5, यहाँ पे हिंदी का स्टेटमेंट जो है थोड़ा गलत है, ठीक है, ये वैध ही 5 साल के लिए है, ठीक है, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। देखिए थोड़ा बता देते हैं, इसमें हुआ क्या था कि जो है अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई। तो ये जो है 2020 से लेकर के 2025 तक, यानी कि 5 सालों के लिए जो है वैलिड है, ठीक। तो यानी कि 2025 तक। और एक दो फैक्ट और कि इसमें जो लगभग इनका टारगेट है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश स्टेट में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश उसको आकर्षित करना है, और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज होते हैं उनकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इसमें, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश वाला देख लीजिए, नोटिफिकेशन इसका आया था जो है वही अगस्त 2020 में, तो तब से लेकर के 5 सालों के लिए वैलिड है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धसान नदी की सहायक नहीं है, ठीक है। तो देखिए धसान नदी अपने आप में एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, बेतवा रिवर की, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक। तो यहाँ पे अगर अब धसान की हम सहायक नदियों की बात करें तो इसमें पथराई, लखेरी और सपरार है ना, ये नदियां हैं। शहजाद जो है ये नहीं है, ठीक है। शहजाद बताइए जरा किसकी सहायक नदी है। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जो आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में देखिए 2 कथन है, पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है। तो पहला है कि इसकी स्थापना दिसंबर 1986 में हुई थी, तो यही गलत है, ये 19 दिसंबर 1966 को जो है एस्टैब्लिश हुआ था। दूसरा है इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। लगभग इसके जो वर्तमान में 68 देश जो है ये सदस्य हैं, भारत भी इसका एक सदस्य है, इसको ध्यान रखिए। तो केवल 2 सही है, बी ऑप्शन को चूज करेंगे। – 2022 में कौन सा देश 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो देखिए इंटरपोल के बारे में आप जानते होंगे, ये एक समूह है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो एक सेकंड रुकिए, हाँ, तो देखिए इसमें क्या है कि 91वीं जो बैठक है इंटरपोल की, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होनी है इंडिया में अभी जो ये लगभग 18 से जो है 21 अक्टूबर के बीच में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो हम यहाँ से डी ऑप्शन को चूज करेंगे। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल के बारे में ये जानते रहिए कि इसमें जो इंडिया की तरफ से एजेंसी भारत को रिप्रेजेंट करती है इसमें, वो सीबीआई है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में जैसे आप पढ़ते हैं, तो इसके देखिए बारे में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक इसका जो है जलवायु के पैटर्न में बदलाव का संकेत देता है। तो आईपीसीसी के बारे में आप जानते होंगे कि जो है एक जलवायु परिवर्तन की दिशा में कार्यरत एक संस्था है। 1988 में इसका फाउंडेशन हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ये।
तो अब देखिए इनके अनुसार यहाँ पे अगर हम देखें तो जो दो संकेतक यहाँ पे लिखे हैं, बाढ़ की संख्या और तीव्रता में कमी, तो ये तो गलत है। बाढ़ की संख्या में जो है अधिकता है ना, और उसकी जो तीव्रता है उसमें अधिकता होगी तो वो जलवायु पैटर्न में जो है बदलाव का संकेतक होगा ना। और दूसरा है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो IPCC के अनुसार ये दो संकेतक हैं जो विश्व में ये जलवायु का जो क्लाइमेट का पैटर्न है उसके बदलाव का संकेत देता है। तो इसमें से केवल दो जो है इसको चुनेंगे। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के बारे में जो आप पढ़ते हैं तो देखिए गलत कथन को चुनना है। पहला है कि यह 28 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है, ठीक है। तो जो यूरोप का कॉन्टिनेंट आप देखते हैं वहां के 27 देशों का ये समूह है, ठीक है। 28 अब नहीं है, पहले थे, क्योंकि 2020 में आपका जो है ये यूनाइटेड किंगडम जो है इसने EU छोड़ दिया था, ठीक है। ब्रेक्जिट के बारे में आपने जो है पढ़ा होगा। तो अब जो है कुल 27 मेंबर्स हैं। दूसरा है कि तुर्की एक सदस्य देश नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, तुर्की है ही नहीं सदस्य। तो गलत कौन सा था? ऑप्शन ए। देखिए नीचे दिए गए देश में से कौन सा जो है उसको छोड़ करके बाकी सब जो है G7 का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे G7 की अगर हम बात करें तो इसमें US है, UK है, इटली है, इसके अलावा फ्रांस, कनाडा और कौन सा बच गया? जापान, है ना, ठीक, और एक और जर्मनी, है ना। तो ये जो है आपके G7 के मेंबर कंट्रीज हैं। रूस इसमें नहीं है। 2014 में सॉरी माफ कीजिएगा, खांसी आ गई थोड़ी सी। 2014 में रशिया को जो है मार्च में यहाँ पे निष्कासित कर दिया गया था। पहले ये इस ग्रुप को G8 के नाम से जानते थे। तो क्यों निष्कासित किया गया था, क्या कोई बता पाएगा? कमेंट करके बताइए जरा। एक और समूह है G20, ठीक है। तो देखिए इसमें जो यहाँ पे देशों के नाम लिखे हैं, सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए। तो यही कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी 4 देश G20 के सदस्य हैं, ठीक है। तो G20 एक जो है ये भी इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें कि 20 देश शामिल हैं। सितंबर 1999 में G20 की स्थापना होती है। तो यहाँ पे देखिए 20 देशों में भारत तो खैर शामिल है ही। इसके अलावा अगर हम इन दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे तो अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और कौन सा है ये टर्की, है ना। तो ये सभी जो है इसके सदस्य हैं। 20 की पूरी लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। एक चीज़ फैक्ट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट ईयर 2023 में G20 का जो हेड ऑफ स्टेट्स का मीटिंग होना है वो इंडिया में होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, जो संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, तो फूड सिक्योरिटी के बेसिस मतलब कह लीजिए रूप में उसके असिस्टेंस के रूप में यूनाइटेड नेशंस के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपका रोम यानी कि इटली में, ठीक। 1961 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। एक ये समूह होता है, तो इसके बारे में सही कथन देख लेते हैं। यह सरकार और नागरिक समाज यानी कि इसमें जो है ऐसे समझिए कि जो गवर्नमेंट देशों की होती हैं वो साथ के साथ जो ये सिविल सोसाइटीज होती हैं, है ना, जो आम लोगों से मिल करके बनी है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करते हैं, इन दोनों से मिल करके इसकी जो है IUCN की कह लीजिए कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो ये कथन हमारा ठीक है। दूसरा है कि इसे 1946 में बनाया गया था। तो ये वाला जो है हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 1948 में बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक। तो जो IUCN की वो रेड लिस्ट आती है ना, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती है हमारी वाइल्ड लाइफ की, उनके बारे में, तो उसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा। देखिए यहाँ पे 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लिखे हैं। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से किनके जो ये हैं मतलब हेडक्वार्टर या ये ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ कहाँ स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। तो अंकटाड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपके स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ICJ, ये हेग में है नीदरलैंड्स में। और UNDP जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये न्यूयॉर्क US में है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 डी ऑप्शन। एक 4 देशों का समूह है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड, है ना। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, अमेरिका यानी कि USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूरोप में स्थित कुछ देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की संज्ञा दी जाती है, जिसमें से स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड इसमें है। पोलैंड जो है ये नहीं है, ठीक। ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे हम।
इसमें से किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम, जिसका फुल फॉर्म है अ नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन। देखिए जो 2020 में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, जुलाई 2020 में, तो इसकी रिकमेंडेशन जो है किस समिति ने की थी? तो एक समिति बनाई गई थी, कस्तूरी रंगन समिति, है ना, इन्होंने दिया था रिकमेंडेशन। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देख लेते हैं, तुगलक डायनेस्टी के संबंध में, कि उसने जो है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के साथ दीवान ए खैरात नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी? तो ये ध्यान रखिए कि दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रावधान करना, ठीक। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक का मकबरा जो है, यानी कि टॉम, कहाँ पर स्थित है? तो ये है यहाँ पे दिल्ली में। इसमें से देखिए जो ये यूरोपीय शासक, मतलब कह लीजिए ट्रेडिंग कंपनीज के रूप में खैरी आए थे, तो वही कह लीजिए। तो इन्होंने इसमें से किसने जो है फिरोज तुगलक को सिंचाई विभाग का जनक कहा? क्योंकि जो फिरोज तुगलक है उसने कई सारी जो नहरें हैं, है ना, और उद्यान हैं, इन सब चीज़ों का निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में। तो ये स्टेटमेंट है ब्रिटिशर्स का। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में इनमें से किस अस्पताल की स्थापना की? ठीक है, तो हॉस्पिटल्स हैं, देखिए इनके नाम देख लीजिएगा, शिफा खाना, दारुल शिफा और बीमारिस्तान, ठीक है, तीनों टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स थे उस टाइम, और इसकी स्टैब्लिशमेंट फिरोज शाह तुगलक ने की दिल्ली में, तीनों की। इस वर्ष को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश का प्रथम शासक था? ठीक है, तो तुगलक वंश के बाद जो आप देखते हैं, ठीक है, सैयद वंश आता है 1414 एडी में, जो 1450 या 51 तक का टाइम पीरियड माना जाता है इसको, ठीक, इनका पूरा शासनकाल। तो इसमें इसकी स्थापना की थी ये खिज्र खान है, ठीक, डी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे शासनकाल का जो टाइम पीरियड है उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो 1451 एडी तक हम मानते हैं 1414 से। देखिए मुबारक शाह यानी कि सैयद वंश में ही हम देखें तो जो शासक हुआ, ये दूसरा शासक हुआ खिज्र खां के बाद, इसके बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 1421 से 1434 तक रहा, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद शाह आता है, फिर आलम शाह, ऐसे होता है क्रम। तो देखिए इसके बारे में है कि वह दिल्ली के दरबार में हिंदू कुलीनों को नियुक्त करने वाला पहला सुल्तान था, तो ये ठीक है कथन। दूसरा है उसने यमुना नदी के तट पर मुबारकबाद शहर का निर्माण किया, ये भी ठीक है। और एक दो तथ्य और बताते हैं कि जो सैयद वंश का ये पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की, नाम में शाह लगा है ना, तो ये सब चीज़ें जो है इसके बारे में सही हैं, तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए अब मोहम्मद शाह के बारे में दो कथन है, इसका टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा है, तो इसके बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो उसने लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी की सहायता से मालवा के शासक को हराया था, ठीक, तो ये कथन जो है बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि उसने बहलोल लोदी को खान ए खानन की उपाधि से सम्मानित किया, तो ये भी कथन इसका दूसरा जो है ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है गलत कुछ भी नहीं है, तो कोई नहीं वाला ऑप्शन चूज करेंगे। थोड़ा इनके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब सैयद वंश का अंतिम शासक इसमें से कौन था, ठीक है, तो सबसे लास्ट जो रूलर रहा ये है इसमें आपका आलम शाह, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह, 1451 तक का जो ये टाइम पीरियड है, ठीक। तो इसके बाद जो है सैयद वंश खत्म होगा, फिर लोदी वंश स्टार्ट हो जाएगा यहीं से। नेक्स्ट है कि दरार ए जज्बात, ठीक है, एक पुस्तक है बेसिकली एक ये। तो निम्नलिखित में से किस शासक की वसीयत है कह लीजिए, ठीक है, टेस्टिमनी जो होती है, तो बिल है ना, तो ये इसकी है खिज्र खां की। मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर का निर्धारण जो है कौन करता है भारत में? तो देखिए इन्फ्लेशन जो है उसको अंडर कंट्रोल रखने के लिए, यानी कि जो मुद्रास्फीति है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए या जो है लिमिट में रखने के लिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो इसके लिए समय समय पर जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है यानी कि MPC, ठीक है, एक ये 6 सदस्यीय टीम होती है, मतलब कमेटी होती है RBI के अंतर्गत जो कह लीजिए काम करती है। तो जो आप ये रेपो रेट है ना, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब जो रेट्स वगैरह देखते हैं, तो ये सब क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के टूल्स होते हैं। डिटेल में आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, तो ये सब इन्हीं के द्वारा जो है निर्धारित किए जाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है।
अब यहाँ पे देखिए कोर इन्फ्लेशन के बारे में ये स्टेटमेंट है कि कोर इन्फ्लेशन वह दर होती है जो भोजन और ऊर्जा को छोड़ करके हर चीज़ में बढ़ी हुई कीमतों को मापती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के क्षेत्र में जैसे आप कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो ये कोर इन्फ्लेशन की यहाँ पे डेफिनेशन है, हम इसको चूज करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से क्या अंतर्राष्ट्रीय तरलता में शामिल होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो ऐसा समझिए कि फॉरेक्स रिजर्व्स के फॉर्म में जो इंडिया में कंटेन किए जा सकते हैं, तो क्या है उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जितने भी फॉरेन करेंसीज वगैरह हैं, ठीक, गोल्ड के जितने भी रिजर्व्स होते हैं, ठीक, इसके अलावा विभिन्न देशों से उधार लेने की आपकी जो क्षमता है, आपके देश की क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी इंटरनेशनल लिक्विडिटी में शामिल होती हैं। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को चूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो हम इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता पाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको अपने नोट्स में से डिटेल में पढ़ लिया करिए। फिर देखिए कि जुलाई 2020 में हमारे जो MSME सेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनकी क्या डेफिनेशन होगी, ठीक है, तो इसके बारे में नई डेफिनेशंस आई थी, तो कहा जा रहा है उसी के क्षेत्र में। बेसिकली यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये लिखा है, ये माइक्रो इंडस्ट्री यानी कि सूक्ष्म उद्यम जो होते हैं उनकी डेफिनेशन है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो कंपनी में आपके और 5 करोड़ का आपका एनुअल जो है टर्नओवर होना चाहिए। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसमें सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली कुल सब्सिडी में अधिकतम हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो जो भारत सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है जैसे अलग अलग चीज़ों पे, तो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो शेयर हमारा होता है सब्सिडी का, वो हम फूड पे देते हैं, यानी कि फूड सब्सिडी, खाने वाली चीज़ों पे। सेकंड लार्जेस्ट किस पे होता है जरा बताइए। तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है लास्ट, मतलब इस साल का जो आया है, तो उसमें ये सब आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड सबसे जो लार्जेस्ट हम सब्सिडी केंद्र सरकार देती है वो किस चीज़ पे देती है, ये जरा बताइए कमेंट करके। अर्थशास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हाउ टू पे फॉर वॉर, है ना, इसके लेखक कौन है, तो एक बहुत ही जाने माने जो है इकोनॉमिस्ट हैं, जॉन मिनार्ड कीन्स, इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रहों के बारे में हमको सही कथन चुनना है, यानी कि जो आपके एस्टेरॉइड्स होते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो पहला है कि सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा ये छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो सूर्य है उसके चारों ओर ऐसे जो है पाए जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो जैसे सूर्य से हम अब ग्रहों के अपने बारे में जो सौरमंडल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे तो जो मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं उनके बीच की जो हमारी बेल्ट है उसमें ये पाए जाते हैं। तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं। भूमध्य रेखा यानी कि जो आप अर्थ में देखते हैं, जो बीच से हमारी एक लाइन गुजर रही है, ठीक है, लैटिट्यूड 0 डिग्री, ठीक है, उसको आप भूमध्य रेखा के रूप में जानते हैं। तो किस देश से ये नहीं गुजरती ये बताना है। तो इक्वाडोर, कॉन्गो, किरीबाती, इसके अलावा जैसे इंडोनेशिया, मालदीव्स, सोमालिया, केन्या, युगांडा, कॉन्गो आपने देख ही लिया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये दोनों देश हैं। इसके अलावा गैबोन है ना, फिर जैसे साओ टॉम करके एक कंट्री है, ब्राज़ील, इसके अलावा और कौन सा हो गया, कोलंबिया, है ना, इन सब में है। मॉरिटानिया में तो ये है नहीं, तो सी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर में 23.5 डिग्री में कर्क रेखा, ठीक, फिर बीच में इक्वेटर 0 डिग्री, फिर नीचे 23.5 में मकर, है ना, तो तीनों ही गुजरते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। अब देखिए मकर रेखा के बारे में पूछा गया, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो 23.5 डिग्री हम देखते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, मकर रेखा है। ठीक, तो इस पर स्थित कौन सा देश इसमें से नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसमें उरुग्वे नहीं होगा। ठीक है, चिली, पराग्वे, ब्राज़ील, है ना, ये सब तो हैं। इसके अलावा जैसे बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, इधर मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका,